हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP401T, जो कि बेस्ड है एक्टिव बी फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के सिलेबस पर। इसका 14th लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप लोगों ने अभी तक जो है यूनिट 1 में स्टीरियोआइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी की, और यूनिट 2 में हमने 3 लेक्चर्स अब तक डिस्कस किए हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, जिसमें लेक्चर 11 में आप लोगों ने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, लेक्चर 12 में इजेड कॉन्फ़िगरेशन और लेक्चर 13 में सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी की। इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहां पर जा करके आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फॉरवर्ड्स करें। आज हम लोग बात करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की, और इसका जो सबसे सिंपल एग्जांपल है इथेन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की अगर डिफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म in which the isomers can be interconverted just by rotation about single bond CC। एक्चुअली में जो आप पीछे भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है उसमें डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो ये पाई बॉन्ड क्या करता है, रोटेशन को ब्लॉक करता है। पाई बॉन्ड रोटेशन को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से दो आइसोमर बनते हैं। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात की जाती थी, जिसकी वजह से आपका एक सिस आइसोमर और दूसरा ट्रांस आइसोमर फॉर्म होता है। ओके, जैसे आपका ये सिस है और दूसरा ट्रांस है, ऐसे इजेड और आपका जो सिनेंटी है वो आइसोमर फॉर्म होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड विच restrict the rotations of two different geometrical isomer। तो एक बार अगर रिएक्शन हो करके सिस बन गया तो हमेशा वो सिस बना ही रहता है, और अगर ट्रांस बन गया तो ट्रांस ही रहेगा, वो चेंज हो करके दूसरे में आसानी से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो दैट इज अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अरे यहाँ पर हम कह रहे हैं कन्वर्जन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे रोटेशन होता है, कन्वर्जन होता है, जिसकी वजह से दो नए स्ट्रक्चर्स बनते हुए हमें दिखाई देते हैं। पर दोनों में डिफरेंस है। उन डिफरेंस की बात हम अभी नीचे करते हैं कि क्या डिफरेंस है। पहला जो यहाँ पे डिफरेंस है, पहले देख लेते हैं इनको कहते क्या हैं। द वेरियस स्टेट फॉर्म ड्यू टू रोटेशन आर नोन एज कन्फर्मर। तो यहाँ पे जो रोटेट करने से कई सारी स्टेट बनती हैं उनको कन्फॉर्मर कहा जाता है, या फिर कुछ केसेस में इसको हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमर के भी नाम से जानते हैं। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज टेम्प्रोरी, ये आपका टेम्प्रोरी होता है। जैसे सिस ट्रांस आइसोमर आपका परमानेंट था, दोनों आइसोमर को हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग निकाल के रख सकते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है और कुछ हद तक केमिकल प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस होता है। अगर जब हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो ये टेम्प्रोरी है एंड एक्सचेंज इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन इन अदर कन्फर्मेशन। तो एक कन्फर्मेशनल जो डायग्राम है कुछ समय में दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अनस्टेबल। सिस एंड जियोमेट्रिकल आइसोमर एक तरीके से आपका स्टेबल था, और जो कन्फर्मेशनल आइसोमर बनता है वो आपका अनस्टेबल होता है एंड डिपेंड्स ओनली ऑन फिजिकल फैक्टर, जैसे कि टेम्परेचर। जैसे मान लिया एक ही कंपाउंड में दोनों रहेंगे, कुछ समय तक एक फॉर्म रहेगी और टेम्परेचर घटनियाँ पढ़ने पर एक फॉर्म कम हो जाएगी और दूसरी फॉर्म ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपके दोनों फॉर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, और टेम्परेचर ज़्यादा या कम होने पर कन्फर्मेशन का परसेंटेज घटता या बढ़ता है।
जनरली कन्फर्मर कैन नॉट सेपरेटेड ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये रोटेट होने से बनते हैं, अनस्टेबल होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं, इसलिए इनको सेपरेट नहीं कर सकते। किसी एक कंपाउंड के अंदर एक या एक से अधिक कन्फर्मर प्रेजेंट हो सकते हैं, मगर हम उनको स्टडी कर सकते हैं, मगर उनको हम सेपरेट करके अलग अलग निकाल के नहीं रख सकते। तो कन्फर्मर एक टेम्पोरी आइसोमिज्म है, इसलिए इसको जनरली कई बार आइसोमिज्म कहा भी नहीं जाता है, केवल कन्फर्मेशनल वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ कंपाउंड के बारे में जहाँ पे ये कन्फर्मेशनल आइसोमिज्म पॉसिबल है, और फिर उनका कैसे स्टडी करते हैं, उनका रोल क्या होता है, और उस कंपाउंड में उन सब के बारे में जानेंगे। एक्चुअली में कन्फर्मेशनल आइसोमिज्म जानने से पहले आपको साहार्स प्रोजेक्शन के बारे में भी जानना पड़ेगा। व्हाट इज द साहार्स प्रोजेक्शन? टू टाइप ऑफ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर आर यूज टू स्टडी द कन्फर्मेशनल आइसोमिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमिज्म को स्टडी करने के लिए दो नए स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक को हम लोग साहार्स प्रोजेक्शन और दूसरे को न्यूमैन प्रोजेक्शन कहते हैं। इसके पहले आप लोग जो लास्ट यूनिट पढ़ रहे थे वहाँ पे आप लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो भी कंपाउंड था 90 डिग्री पर होता ना, तो वहाँ पे हम लोग एंगल के बारे में उतना डिटेल स्टडी नहीं कर पाते थे, एक्चुअल एंगल नहीं पता चलता। जब फिशर का स्ट्रक्चर बनाते हो तो सभी 90 डिग्री पर दिखाई देते हैं, तो हम उनके एंगल को आसानी से स्टडी नहीं कर सकते, ये इसकी एक्चुअल कंडीशन नहीं होती है। यहाँ पे हमें इनको एंगल पर ड्रा करना होता है। साहार्स प्रोजेक्शन की अगर बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फ्रॉम एन ऑब्लिक्यू एंगल। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रा किया जाता है, तो जितने भी एटम किसी सेंटर पर जुड़े हुए होते हैं वो ऑब्लिक्यू एंगल पे होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर नहीं होते हैं। और जो इसका नेम आया हुआ है वो साहार्स से आया हुआ है, क्योंकि इसका जो सिमिलर लुक होता है साहार्स से होता है। जैसे यहाँ पे हमने सीहार्स दिखाया गया है, तो ये आप मान सकते हो कार्बन सेंटर है और ये इनका एक्सेस है, और इस पर ये जो है ये आपके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। दिस इज अ हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से इसको सीहार्स कहा गया है। दिस इज इक्वल टू सीहार्स। चाहो तो आप ऊपर भी यहाँ पे एक और हाइड्रोजन चूँकि बनाना है तो आप यहाँ पर एक और हाइड्रोजन बना सकते हो। और फिर यहाँ पे देखोगे तो इनके बीच के जो एंगल हैं, ये आपका ये एंगल इक्वल लगभग बराबर होते हैं, मगर 90 डिग्री नहीं होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो एक्सेस है वो भी कभी हम स्ट्रेट या वर्टिकल ना बना करके इसको हम लोग स्लैंट फॉर्म में बनाते हैं। एक्सेस हमेशा अगर स्लैंट रहेगा तो ऐसे रहेगा, या तो फिर ऐसे रहेगा, मगर कभी भी अप और लेफ्ट राइट में ये नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने दो स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं जो साहार्स में हैं। इसमें अगर कुछ चीज़ें देखने वाली हैं कि हम इस डायग्राम को ड्रा करने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि जो पहले कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और दूसरे पे जो जुड़े हुए हैं, इन दोनों के जो कार्बन आपस में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इनको हम स्टडी कर पाएँ। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में एक स्टडी आती है कि ये दोनों आगे पीछे हैं, यानी कि पैरेलल दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर में। तो एक स्टडी ये निकल के आती कि फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन और बैक कार्बन के हाइड्रोजन एक दूसरे के पैरेलल में है। अगर दूसरे में देखें तो दूसरे में ये पैरेलल में नहीं दिखाई दे रहे। तो इस साहार्स प्रोजेक्शन का मेन मकसद फ्रंट सेंटर और बैक सेंटर पर जो भी एटम जुड़े हुए हैं उनके बीच में स्टडी करना है कि वो आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस शो करेंगे कि नहीं शो करेंगे। तो ऐसे अगर इसकी बात करें तो ये पैरेलल नहीं है, ऐसे अगर इसकी बात करें तो ये भी पैरेलल नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, अगर हाइड्रोजन दोनों सेंटर पर पैरेलल में होते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस शो करते हैं और स्टेबिलिटी इनकी डिक्रीज होती है। और दूसरी कंडीशन, अगर पैरेलल नहीं होते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, तो यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज होता है और स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो
अब ये चीज़ स्टडी करने के लिए सॉहार्स प्रोजेक्शन बनाया गया। मगर होता क्या, यहाँ पर भी डायग्राम को देख करके स्टडी करना थोड़ा टिपिकल वर्क रहता है, तो इसके लिए न्यूमैन ने नया प्रोजेक्शन दिया जो और सिंप्लीफाई किया गया। इन दिस प्रोजेक्शन वी विजुलाइज द कन्फर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड फ्रॉम फ्रंट टू बैक। इसमें हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को विजुलाइज करते हैं फ्रॉम फ्रंट से बैक की ओर, और फिर उसको कुछ इस तरीके से ड्रा करते हैं। द फ्रंट एटम रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉन्ड लाइन, जो फ्रंट एटम है उसको बॉन्ड लाइन से शो करते हैं, एंड द बैक कार्बन को एक सर्किल के थ्रू शो करते हैं। और ये ध्यान रखते हैं कि जो हाइड्रोजन की पोजीशन है जिस एंगल पे उसी एंगल पे रहे। तो यहाँ पे मैंने जो फ्रंट वाले एटम है उनको रेड कलर से दिखाया गया है। तो सॉहार्स में आप देख सकते हो 3 आपके ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जो कि इनको जब हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे वहाँ पे ये लाइन से ड्रा करेंगे, ये आपकी लाइन बना लेंगे, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हम बना लेंगे। फिर जो बैक वाले हाइड्रोजन है उनको ड्रा करेंगे। इसके लिए आपको सर्किल बनाना होता है, जैसे यहाँ पे एक सर्किल बनाया हुआ, सर्किल से फिर हाइड्रोजन बनाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखता है कि हाइड्रोजन जो जहाँ पर है उसी एंगल पर रहे। जैसे रेड वाले में जो हाइड्रोजन अप है ये तो अप साइड में ही रहेगा, ऐसे ये आपका स्लेंट है तो स्लेंट ही रहेगा। फिर ये जो दोनों स्ट्रक्चर हमने बनाई उनको जोड़ना होता है। पहले ब्लू वाला बैक साइड में बना देते हैं और जो फ्रंट वाला अप साइड में बना देते हैं। बस ध्यान रखना है कि ये जो हाइड्रोजन है इनकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ये पोजीशन चेंज हो गई तो वो सही न्यूमैन प्रोजेक्शन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो, तो अब सॉहार्स के कंपेरिजन में एंगल स्टडी करना इसमें आसान हो जाता है। तो ये जो एंगल होता है कुल सर्कुलर एंगल होता है 360 डिग्री का होता है, इसको हम लोग डाइहेड्रल एंगल के नाम से जानते हैं। पास के किन्हीं 2 एटम के बीच की जो एंगल होगा, पास के 2 एटम का मतलब है एक फ्रंट का एटम और एक बैक वाले कार्बन का एटम, उनके बीच की जो एंगल की डिस्टेंस होगी उसको हम लोग डाइहेड्रल एंगल के नाम से जानते हैं। और इसी के बेसिस पे कंपाउंड को की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का स्टडी किया जाता है। तो ये थे 2 फार्मूले, सॉहार्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होते हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर, इथेन के कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की स्टडी करते हैं। तो आप लोग जानते हो जो आपका इथेन है उसका जो फार्मूला है C2H6 होता है। तो 2 मिथाइल ग्रुप इसमें जुड़े होते हैं, CH3 एंड CH3। तो एक फ्रंट CH3 होगा मिथाइल ग्रुप और एक बैक का मिथाइल ग्रुप होगा। फिर अगर फुल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन से तीनों हाइड्रोजन को हम ड्रा करते हैं। देयर इज 2 कन्फर्मर इज पॉसिबल आफ्टर रोटेशन ऑफ 1 मिथाइल ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू CC बॉन्ड at 60 डिग्री एंगल। एक अगर हम डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम बनाने के बाद दोनों फ्रंट और बैक जो मिथाइल ग्रुप होते हैं उसको एक के हाइड्रोजन को हम CC बॉन्ड को X मानते हुए अगर रोटेट कर दें 60 डिग्री पर, तो दूसरा कन्फर्मेशनल बन जाता है। इसके बीच में भी कई सारे 1 और 60 डिग्री के बीच में कई सारे कन्फर्मेशनल पॉसिबल हैं, मगर हम उनकी स्टडी नहीं करते हैं। केवल उन्हीं कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करते हैं या फिर मिनिमम स्टेबिलिटी शो करते हैं। द वन कन्फर्मर इज नोन एज स्टेगर्ड एंड अदर कन्फर्मर इज नोन एज इक्लिप्स। तो यहाँ पर जो 2 कन्फर्मर बनते हैं उसमें एक को हम लोग स्टेगर्ड के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम लोग इक्लिप्स्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे स्टेगर्ड का जो मीनिंग होता है वह फॉर अवे, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर, और इक्लिप्स का मतलब होता है बिल्कुल पास में, पैरेलल टू ईच अदर वाली कंडीशन होती है। इक्लिप्स जैसे आप लोग मून या फिर सोलर इक्लिप्स के बारे में जानते हो, वही वर्ड यहाँ पर लिया गया है। जो स्टेगर्ड कन्फर्मर है, इन दिस कन्फर्मर हाइड्रोजन एटम बैक कार्बन एंड फ्रंट कार्बन आर मैक्सिमम डिस्टेंस। तो जब भी स्टेगर्ड कन्फर्मेशन को हमें चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो फ्रंट वाला
हाइड्रोजन है और जो बैक वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है, पास के दो हाइड्रोजन को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं बाय द बेसिस ऑफ एंगल। तो अगर इनके बीच का एंगल मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, फार अवे है, तो उसको हम स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशनल कन्फॉर्मर कहेंगे। और जनरली इथेन में ये जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो इथेन में जो डाइहेड्रल एंगल है वो आपका 60 डिग्री के आसपास है। दूसरी जो एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर है, इन दिस कन्फॉर्मर हाइड्रोजन एटम ऑफ बैक कार्बन एंड फ्रंट कार्बन आर मिनिमम डिस्टेंस टू ईच अदर और टू एटम एंड और ग्रुप्स हुज डाइहेड्रल एंगल इज 0 डिग्री और क्लोज टू 0 डिग्री। तो एक्लिप्स कन्फॉर्मर में अगर हम लोग देखें तो जो एंगल 60 डिग्री ना होकर के मिनिमम होता है, ये लगभग 0 डिग्री के आसपास होता है। एक्चुअली 0 ही कहेंगे या फिर नियर टू 0। तो जैसे बिल्कुल एक्लिप्स में होता है कि मून और सन एंड अर्थ आमने सामने आ जाते हैं, तो ये पैरेलल तीनों होते हैं, तो आपका कहलाती है एक्लिप्स पोजीशन। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। चलिए अब इसको समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। तो डायग्राम में देखिए, पहले हमने एक हॉर्स बनाया हुआ है। तो इसमें आपके जो फ्रंट हाइड्रोजन है, जो बैक हाइड्रोजन है, वो आपस में पैरेलल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक दूसरे से बिल्कुल दूर पर है। अगर हम फ्रंट और पास वाले कार्बन को बैक साइड से देखने की कोशिश करें तो एक जो है आपका दूसरे को यहाँ पे छुपा नहीं पाएगा। इसका आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाओ तो आपका ये जो फ्रंट वाले एटम है ये आपके ऊपर आ जाएंगे, और जो ये आपका जो ब्लू कलर के दिखाए गए हैं बैक वाले, ये नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम डाइहेड्रल एंगल आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका ये जो है ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर दूर है एक दूसरे से। डाइहेड्रल एंगल यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। दिस इज अ स्टैगर्ड का न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है। दूसरी तरफ अब हम रोटेशन करके देखते हैं। इसमें अगर हम रोटेशन यहाँ पे कर दें तो रोटेट करने पर हमने कुछ आगे वाला जो फ्रंट वाला हाइड्रोजन है उसको रोटेट कर रहे हैं 60 डिग्री पर। तो तीनों आपका जो एटम है ये रोटेट हो जाएंगे 60 डिग्री पर। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा बन जाएगा। अब अगर इसको हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें बैक साइड में, तो आप देखो कि ये आपस में पैरेलल आ गए हैं। यहाँ पर ये पैरेलल में है, या फिर कह सकते हो इक्लिप्स पोजीशन पे है। इट इज़ ए इक्लिप्स पोजीशन। तो एक के पीछे एक, अगर बिल्कुल सीधे से देखोगे तो आगे वाला हाइड्रोजन पीछे वाले हाइड्रोजन को गैप कर देगा। केवल एक ही हाइड्रोजन आपको दिखाई देगा। इसको अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करें तो एक हाइड्रोजन के ऊपर दूसरा हाइड्रोजन आता है, मगर कॉपी पे ऐसा ड्रा नहीं करते हैं, थोड़ी सी इसके बीच में डिस्टेंस रखते हैं जिससे दोनों एटम विजुलाइज हो सकें। तो ये मगर ये अंडरस्टूड रखना है, इस वाली कंडीशन में दोनों हाइड्रोजन एक के ऊपर है और इनके बीच में एंगल जो है 0 डिग्री है। तो इस कंडीशन को इक्लिप्स कंडीशन कहा जाएगा। तो ये जो डायग्राम है इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं और हमेशा कई बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो ये बनाना आना चाहिए आप लोगों को अच्छी तरह। अब इनकी जो स्टडी का मेन पर्पज है वो एनर्जी के बेसिस पे होता है। ये दोनों जो कन्फर्मर हैं एक ही सोल्यूशन में पाए जाएंगे और किसी एक की एनर्जी ज़्यादा होगी और किसी एक की एनर्जी कम होगी। देख लेते हैं इसकी जब एनर्जी स्टडी की जा रही थी इन मॉलिक्यूल की तो क्या डिफरेंस आया। तो ये पाया गया कि जो स्टैगर्ड और इक्लिप्स कन्फर्मर हैं दोनों की एनर्जी डिफरेंट होती है। स्टैगर्ड हैज़ लीस्ट एनर्जी। जो स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसमें पाया गया इसकी एनर्जी सबसे कम है ड्यू टू लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस। और इसका रीजन है इनके जो फ्रंट हाइड्रोजन है और जो बैक हाइड्रोजन है उनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम है, क्योंकि ये दूसरे से बहुत दूर है। जो आपके हाइड्रोजन्स हैं आप देख सकते हो एक दूसरे से मोर डिस्टेंस पे हैं, इसलिए एक दूसरे को पुल नहीं करते।
जिसकी वजह से ये लिस्ट एनर्जी शो करते हैं और मोस्ट स्टेबल होते हैं, यानी कि सोल्यूशन में लॉन्गर टाइम के लिए स्टेगर्ड कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट मिलेगा। दूसरी तरफ जो सेकंड वाला जब स्टडी किया गया, एक स्लिप कन्फर्मर की स्टडी की गई, तो पाया गया इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। इट हैज़ हाईएस्ट एनर्जी ड्यू टू मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के बिल्कुल आमने सामने होता है, जो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी कम होती है, तो सोल्यूशन में ये कम पाया जाएगा। जनरली जब कोई भी इथेन का सोल्यूशन लिया जाएगा, एक तो इथेन गैस है, तो गैस में कन्फर्मर स्टडी नहीं किए जाते हैं, इसको लो टेम्परेचर पर लिक्विड में स्टडी किया जाता है। और लो टेम्परेचर पर भी अगर बहुत ही लो टेम्परेचर है तो स्टेगर्ड की क्वांटिटी ज़्यादा पाई जाएगी, और जो इक्लिप्स की है उसकी एनर्जी जो है उसकी क्वांटिटी कम पाई जाएगी। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो जाएगा, लगभग 3 किलो कैलोरी के बराबर बढ़ा दिया जाएगा, तो इक्लिप्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों की एनर्जी में। जो ये डिफरेंस है लगभग पाया गया 3 कैलोरी मोल के अप्रॉक्स। जैसे यहाँ पे 2.9 दिखाया गया, तो अप्रॉक्स हम 3 किलो कैलोरी मार लें कि जो इक्लिप्स कन्फर्मर होता है उसकी जो एनर्जी है स्टेगर्ड से 3 किलो कैलोरी अप्रॉक्स ज़्यादा होती है। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग टॉर्सनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। दिस डिफरेंस इज नोन एज टॉर्सनल एनर्जी। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो ये स्टेज हैं ये डायहेड्रल एंगल पे कैसे डिपेंड करती हैं। अगर हम लोग ग्राफ प्लाट करने की कोशिश करें डायहेड्रल एंगल के बीच में और एनर्जी के बीच में, तो एक्स एक्सिस पे हमने एंगल रखा हुआ है, तो मैक्सिमम एंगल 0 से 360 हो सकता है। 0, 60, 120, 180, 240, 300 और 360 हो सकता है। और जो वाई एक्सिस है उस पर हमने एनर्जी प्लॉट की है। तो आपका इस साइड में आप देख सकते हो कि किलो जूल में एनर्जी प्लॉट है, 0 से 12 किलो जूल पर मोल। और सेम एनर्जी जो किलो जूल में प्लॉट ना करके किलो कैलोरी पर मोल में प्लॉट की गई है, या अपोजिट डायरेक्शन में आप देख सकते हो 0 से 2.9 के बीच में। तो आप दोनों एनर्जी को एक साथ कंपेयर कर सकते हो। तो अगर हम लोग बात करें 0 डिग्री एंगल की, तो 0 डिग्री जो एंगल होता है इसका मतलब जो फ्रंट हाइड्रोजन एटम है और जो बैक हाइड्रोजन एटम है वो आपके पास में होंगे, बिल्कुल आगे पीछे होंगे। जैसे कि आपकी ये है, तो ये इक्लिप्स कंडीशन रहेगी। और यहाँ पे देख सकते हो एनर्जी लगभग 12 किलो जूल के आसपास है, या फिर 2.9 किलो कैलोरी मोल के आसपास है। अगर अब हम क्या करते हैं, इसका एंगल थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दें, हाइड्रोजन को थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट करते जाएं एंगल, तो एंगल जैसे बढ़ता जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, तो वैसे वैसे देखते हैं कि जो एनर्जी है, जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसकी एनर्जी कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने लगता है। और जैसे 60 डिग्री एंगल पे पहुंचते हैं तो ये इसकी एनर्जी लगभग 0 के आसपास आ जाती है, यानी कि मिनिमम एनर्जी हो जाती है स्टैगर्ड में। अब फर्दर स्टडी करने की कोशिश करें तो ये जो मिनिमम एनर्जी वाला इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्टैगर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे एंगल के बीच में डिफरेंस कितना रहेगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। पहले कितना था, पहले आपका 0 डिग्री का था। तो 0 पर आपका इक्लिप्स पोजीशन थी और उसकी एनर्जी लगभग 12 के पास है। और जो 60 डिग्री पर जैसे रोटेशन कर देते हैं तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम हो जाता है और एनर्जी अप्रॉक्स 0 के आसपास आ जाती है। बिल्कुल 0 तो नहीं होगी, मगर अप्रॉक्स 0 हो जाती है। अब अगर फर्दर स्टडी करने की कोशिश करते हैं, सेम हाइड्रोजन को आप 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री तक रोटेट करें तो पाओगे कि फिर से एनर्जी बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन है फिर से जो बैक वाला हाइड्रोजन है उसके बैक में आना शुरू हो जाता है। और जैसे 120 पे पहुंचोगे तो इसकी एनर्जी जो है मैक्सिमम फिर हो जाएगी। और ये एनर्जी जो 0 डिग्री पर थी उसके आपके लगभग उसके इक्वल ही आती है। सिमिलरली फर्दर रोटेट करने पर 180 पर एनर्जी मिनिमम हो जाती है
वो 240 पर एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो जाती है, 300 पर मिनिमम हो जाती है, फिर 360 या फिर 0 डिग्री पर फिर से आपकी मैक्सिमम हो जाती है। तो इस प्रकार देखते हैं, जैसे ही रोटेशन करते हैं तो 3 बार स्टेगर्ड कंडीशन आती है, 60 डिग्री पर स्टेगर्ड, 180 पर स्टेगर्ड और फिर 300 पर स्टेगर्ड की कंडीशन है, जहाँ पे एनर्जी मिनिमम रहती है। और ये तीनों डायग्राम एक जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन सिमिलर हैं, रोटेट करने पर हाइड्रोजन ही रहेगा, तो एक कन्फर्मर स्टेगर्ड का बनता है। फिर ऐसे ही 0 डिग्री पर, फिर आपका 120 डिग्री पर, और फिर अगला 240 डिग्री पर 3 डायग्राम आपके बनते हैं। और 360 को हमने इसलिए नहीं काउंट कर रहे हैं क्योंकि 360 का मतलब फिर से 0 ही होता है। तो 3 बार इक्लिप्स की कंडीशन बनती है, जिसमें एनर्जी मैक्सिमम रहती है लगभग 3 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास। और ये तीनों डायग्राम सेम होते हैं, और जिसकी वजह से हम देखते हैं 2 मेन कन्फर्मर पॉसिबल हैं इथेन में। एक को हम लोग स्टेगर्ड कहेंगे, जो 60 डिग्री, 180, 300 डिग्री पर बनेगा, और दूसरे को हम लोग इक्लिप्स कहेंगे, जो 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री, 120 डिग्री एंड 240 डिग्री पर फॉर्म्ड होंगे। मेन चीज़ जो याद रखने वाली बात है, स्टेगर्ड की कंडीशन में हाइड्रोजन, बैक हाइड्रोजन फ्रंट हाइड्रोजन से फार अवे होते हैं, मैक्सिमम दूरी पर होते हैं, जिसकी वजह से इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगता और ये मोस्ट स्टेबल होते हैं और इसकी एनर्जी लो होती है। और जो इक्लिप्स वाली पोजीशन होती हैं वो पैरेलल होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा काम करता है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी हाई होती है और ये लेस स्टेबल होते हैं। तो ये था कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ इथेन। तब तक जो पुराने लेक्चर्स हैं आप लोग रिवाइज करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।